नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, अच्छी प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, आशा करता हूँ। तो आज की ये वीडियो मैं हिंदी पे लेके आया हूँ। हिंदी की ये दूसरी क्लास रहेगी मेरी। एक क्लास मैं पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से देख लेना वीडियो पुरानी जो मैंने एक एक क्लास डाल रखी है मैंने इसमें, ठीक है, जिसमें मैंने हिंदी भाषा की बोलियों के बारे में बताया है। हिंदी भाषा की जो 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां बोली जाती हैं हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत, तो उसके बारे में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो ज़रूर से वीडियो वॉच कर लेना और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आप वॉच कर लेना वहाँ से, ठीक है। तो आज की वीडियो है हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास का क्रम देखेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वीडियो को। तो भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे प्राचीनतम जो प्रयोग है वो सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है, ठीक है। सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्राचीनतम प्रयोग, ठीक है। उसके बाद है खड़ी बोली का प्राचीनतम उपयोग प्रयोग जो है वो आमिर खुसरो ने अपनी रचनाओं में किया है, ठीक है। खड़ी बोली का, ठीक है, खड़ी बोली का प्राचीनतम प्रयोग आमिर खुसरो की रचनाओं में मिलता है। हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ जो माना जाता है बच्चों, वो माना जाता है 1000 ईस्वी से, ठीक है। हिंदी भाषा का जो विकास का क्रम स्टार्ट हुआ वो 1000 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। हिंदी विकास कालखंड को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। कौन से काल हैं? एक है आदिकाल, एक है मध्यकाल, एक है आधुनिक काल, ठीक है। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल जो है वो 1000 से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल जो है 1500 से 1800 ईस्वी तक, और जो आधुनिक काल है वो है 1800 ईस्वी से अब तक जो चला आ रहा है, ठीक है। इतना देख लिया हमने पॉइंट। उसके बाद आगे हम देखेंगे हिंदी के विकास में सर्वप्रथम जो योगदान रहा, ठीक है, वो रहा फोर्ट विलियम कॉलेज का। फोर्ट विलियम कॉलेज का सर्वप्रथम योगदान रहा हिंदी के विकास के क्रम में। फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्राइट्स ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्राइट्स ने भारतीय भाषाओं का क्या किया? अध्ययन किया। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उद्दंड मार्तंड, ठीक है, आपको पता होगा 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित होता है, ठीक है। इसके संपादक जुगल किशोर थे, ठीक है। उद्दंड मार्तंड जो समाचार पत्र था इसके संपादक जुगल किशोर थे। और ये 30 मई को ही क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी पत्रकारिता दिवस भी कहाँ मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट हमने देख लिया है। आगे हम देखेंगे 1829 में कलकत्ता में बंगदूत का प्रकाशन हुआ, ठीक है। बंगदूत का प्रकाशन हुआ। आधुनिक काल में पूर्व खड़ी बोली में ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी व सदाशिव लाल की रचना का सुखसागर रचित है, ठीक है। सदाशिव लाल की रचना का सुखसागर रचित है। देख लिया हमने हिंदी भाषा का विकास, देख लिया हमने मोटा मोटा, ठीक है। मोटा मोटा नॉलेज हमने यहाँ से ले लिया है। तो आगे पढ़ेंगे हम हिंदी विकास का आधुनिक काल, ठीक है। हिंदी विकास का आधुनिक काल, भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल, ठीक है। पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है इसको, भारतेंदु युग को, ठीक है। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक इसका काल क्रम माना जाता है, 1850 से 1900 तक, ठीक है। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि खड़ी बोली का गद्य के रूप में प्रयोग हुआ, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनता है खड़ी बोली का गद्य के रूप में सर्वाधिक उपयोग खड़ी बोली का गद्य के रूप में प्रयोग शुरू कब हुआ? तो आप बताएंगे भारतेंदु युग में, ठीक है, जो कि 1850 से 1900 तक था। भारतेंदु जी ने एक लेखक मंडल तैयार किया जिसे भारतेंदु मंडल कहा गया, ठीक है। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर क्या था? वो था नवजागरण।
भारतेंदु मंडल के जितने भी भारतेंदु युग के कवि रहे हैं उनके रचनाकारों का मूल स्वर क्या रहा? नवजागरण रहा। ठीक है। अब इसका क्रम देखेंगे। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार जो भी थे, ठीक है, कभी कभार इनसे भी क्वेश्चन बनता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास। व्यास दास लास्ट में याद करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो है ही हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास। ठीक है, ये एग्जाम में बनता है। इससे क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारतेंदु युग का कवि नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे आप एग्जाम हॉल में परेशानी हो सकती है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हिंदी हिंदू। ठीक है, हिंदुस्तान नारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है, हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किसका है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का है। हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 का प्रमुख योगदान है। ठीक है, हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है, इसका वो पूछा जा सकता है इस स्थापना वर्ष। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 में हुई। ठीक है, इसका हिंदी के विकास में प्रमुख योगदान इसका रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया, जिसके प्रथम संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष थे। ठीक है, जिसके प्रथम संपादक जो थे चिंतामणि घोष थे। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। हमने भारतेंदु युग देख लिया, अब हम देखेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1900 से 1920 तक के समय को द्विवेदी युग कहा जाता है। ठीक है, 1900 से 1920 तक। वहाँ हमने देखा भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक। 1900 से 1920 तक के समय को द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी युग का नाम हिंदी भाषा के डिटेक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से रखा गया। ठीक है, द्विवेदी युग का नाम हिंदी भाषा के डिटेक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर क्या करा गया? रखा गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे देखेंगे, जूम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, द्विवेदी युग के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, चंद्र शर्मा गुलेरी, राम नरेश त्रिपाठी आदि कवि हुए। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है द्विवेदी युग निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के कवि कौन से कवि नहीं है? उसमें 3 ऑप्शन वहाँ पे देगा वो। महावीर प्रसाद द्विवेदी देगा, मैथिली शरण गुप्त देगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय देगा। उसके बाद फिर वो जयशंकर प्रसाद भी डाल सकता है या कुछ सुमित्रानंद पंत कुछ भी डाल सकता है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, चंद्र शर्मा गुलेरी और राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा छायावादी युग। ठीक है, छायावादी युग देखते हैं हम। 1918 से 1936 तक के कालखंड को क्या कहा जाता है? छायावाद काल कहा जाता है। ठीक है, छायावादी युग कालखंड को छायावादी युग कहते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बने एग्जाम में। ठीक है, निम्नलिखित में से छायावाद के एक स्तंभ नहीं है, उसमें एक आंसर आपका नहीं होगा, तो वही आपको चूज करना होता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट है ये किताब। ठीक है, ये वन लाइनर है, हिंदी वन लाइनर एक अच्छी बुक होती है। ठीक है, हिंदी में चाहे आप हिंदी पढ़ो या उत्तराखंड की वन लाइनर लेके चलें, तो फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पे पॉइंट दिए होते हैं, वही हमें याद करने होते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम अपना देखते हैं छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं वो रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आदि जो है रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है,
मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। ठीक है, मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। एग्जाम में अगर बनता है क्वेश्चन, लिखित रूप से छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो मुकुटधर पांडे। ठीक है, छायावाद के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने मत दिए। जैसे वो मत है, डॉक्टर नागेंद्र मत देते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु वक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या होगी। ठीक है, ये कह रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी। इनकी लाइन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप निश्चित रूप से याद करके चलेंगे। डॉक्टर नामवर सिंह, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से क्या है, मुक्ति चाहता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद, दूसरा होता है हमारा काव्य शैली उसकी या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ठीक है, ये कहते हैं आचार्य शुक्ल। तो हमने देख लिया, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है छायावाद की लघुयत्री में महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा आते हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और रामकुमार वर्मा आते हैं। छायावाद का श्लाघा पुरुष कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। छायावाद का श्लाघा पुरुष किसे कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हम लास्ट में, चौथा हम देखेंगे प्रगतिवाद। ठीक है, प्रगतिवाद का कालखंड जो है वो 1936 से 42 तक है। प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, याद करके चलना है, कार्ल मार्क्स थे। पंत और निराला जी को प्रगतिवादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत और निराला जी को प्रगतिवादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र को प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष कहा जाता है। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र को प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष कहा जाता है। उसके बाद हम लास्ट देखेंगे अपना प्रयोगवाद। प्रयोगवाद 1943 के बाद के कालखंड को प्रयोगवाद कहा गया है। प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय जी हैं। ठीक है, अज्ञेय जी हैं। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक में 1943 से माना जाता है। ठीक है, कब से माना जाता है प्रयोगवाद का आरंभ, अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक। ठीक है, तार सप्तक रचना 1943 से माना जाता है। इतना देख लिया। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं तार सप्तक में। ठीक है, अज्ञेय के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हुए। एक सप्तक 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। ठीक है, 1979 में। तो ये 4 इनके सप्तक याद करने हैं। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 51, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। ठीक है, इतना हमने देख लिया। आगे हम देखेंगे हिंदी के विकास में अन्य प्रमुख योगदान। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, पहले भी बने हैं, आगे भी बनेंगे और बनते रहेंगे। ठीक है, जो भी एग्जाम होंगे। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है 1893 में। ठीक है, 1893 में होती है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, 1893 में हुई, वाराणसी में हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई। ठीक है, 2 पॉइंट हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना पूछेगा तो 1936 में हुई, और कहाँ हुई, लखनऊ में। नागरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापक सदस्य हैं श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र, वो शिव कुमार सिंह थे। ठीक है, 3 नाम याद करके चलना है, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे। ठीक है, प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में। ठीक है, 1910 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसके सभापति मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में हुआ, मद्रास में हुआ, और इसके जो
सभापति थे, अध्यक्ष थे, वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है जी। उसके बाद 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हुआ, जिसके सभापति थे महात्मा गांधी 1918 में। इस सम्मेलन में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया। राष्ट्रभाषा हिंदी का क्या किया? समर्थन किया। बिहार विद्यापीठ की स्थापना पटना में 1921 में हुई। बिहार विद्यापीठ, ठीक है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 1921 में हुई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हिंदी साहित्य सम्मेलन का नया नाम था। इसकी स्थापना होती है 1927 में मद्रास में। ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हिंदी साहित्य सम्मेलन का नया नाम था। इसकी स्थापना 1987 में मद्रास में हुई। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1929 में देवधर में हुई। ठीक है, देवधर में हुई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट समिति है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना होती है 1936। ठीक है, 1936 में वर्धा में हुई इसकी स्थापना। अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना होती है 1964। ठीक है, अखिल भारतीय हिंदी संस्थान की स्थापना 1964। मुख्यालय दिल्ली। ठीक है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना 1964, मुख्यालय दिल्ली। नागरी लिपि परिषद का गठन 1975 में हुआ, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। नागरी लिपि प्रचार समिति। ठीक है, नागरी लिपि प्रचार समिति। दक्षिण में हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा था। दक्षिण में हिंदी प्रचारक के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट देंगे, राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, राजभाषा जो अब हिंदी हमारी राजभाषा है, तो उनका विकास कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या था, ठीक है, वो देखेंगे हम। हिंदी को 14 सितंबर, तो हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैकाले के काल से स्वतंत्रता तक अंग्रेजी राजभाषा थी। ठीक है, मैकाले के काल से स्वतंत्रता तक अंग्रेजी राजभाषा थी, जबकि अकबर के समय फारसी राजभाषा थी। ठीक है, अकबर के समय फारसी राजभाषा थी दिल्ली सल्तनत में, मुगल काल दिल्ली सल्तनत। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो गोपाल स्वामी अयंगर, इनका नाम याद करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। वो लिपि हमारी देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग व संसद की समिति का उल्लेख है, अनुच्छेद 344 में। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग व संसद की समिति का उल्लेख मिलता है? तो वो अनुच्छेद 343 में मिलता है। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन का आदेश जो दिया गया वो जून 1955 में जारी हुआ। प्रथम राजभाषा आयोग। ठीक है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई। ठीक है, आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई। संसदीय राजभाषा समिति गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में 1957 में गठित की गई। संसदीय राजभाषा समिति गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में 1957 में गठित की गई। अनुच्छेद 346 के तहत राज्यों के बीच या संघ व राज्यों के बीच शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषा वही होगी जो संघ की होगी। ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 क्या कहता है? राज्यों के बीच, संघ व राज्यों के बीच शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषा वही होगी जो संघ की भाषा होगी।
जो भी सरकारी दस्तावेज होंगे उसमें संघ की जो राजभाषा है हिंदी, उसी हिंदी में होंगे। अनुच्छेद 348 कहता है उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अधिनियमों व विधेयकों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 348 में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अधिनियमों व विधेयकों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 351 हिंदी विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, 2-3 बारी बना है एग्जाम में क्वेश्चन। अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? हिंदी भाषा के विकास के लिए। अनुच्छेद 120 के तहत संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 210 के तहत राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। ठीक है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा अगर संविधान की हिंदी भाषा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो अनुच्छेद 343 से 51 तक जो है हिंदी भाषा के लिए निर्देश वहाँ पे दिए गए हैं। और 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। राजभाषा अधिनियम 1963 और 1967 में पारित हुआ। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963। ठीक है, राजभाषा अधिनियम कब बना? 1963, 26 जून 1965 से लागू हो गया। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 में 9 धाराएं हैं। राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में हुई। शिक्षा मंत्रालय के अधीन है ये राजभाषा विभाग। ठीक है, राजभाषा विभाग शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना भी होती है 1954 में, दिल्ली में हुई, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है ये भी। ठीक है, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार जो दिया जाता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में, तो वो 1954 में उसकी स्थापना हुई। और कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमारा राजभाषा विधायी आयोग 1965 से 1975 तक गृह मंत्रालय के अधीन हुआ करता था, किंतु 1975 से कानून मंत्रालय के अधीन हो गया कि राजभाषा विधायी आयोग। ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में हुई, जो दिल्ली में है, नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में हुई, जो कि दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय पूछेगा तो 1960, नेशनल बुक ट्रस्ट 1957, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971, जो गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। ठीक है, ये सारी संस्थाएं क्या है? हिंदी से रिलेट है, हिंदी से रिलेटेड है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप स्थापना वर्ष जरूर से याद करके चलेंगे। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा रखी गई हैं। वो कौन कौन सी भाषाएं रखी गई हैं तो उसको हम देखेंगे। ये रखी गई हैं, असमिया है, इसमें बांग्ला है, गुजराती, हिंदी। ठीक है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी। कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी। ठीक है, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी। कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी। उड़िया है, पंजाबी, संस्कृत, तमिल। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल। तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 इम्पोर्टेंट है, याद करके चलेंगे। 21वां संविधान संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, पहले से नहीं थी, इसको संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया सिंधी भाषा को। और 71वें संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। ये 21वां और ये नीचे 71वां संविधान संशोधन को याद करके चलना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद करके चलना है।
उसके बाद आता है 92वां जो संविधान संशोधन 2003 के तहत, उसके तहत बोडो, डोगरी और मैथिली व संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन में उड़िया भाषा का नाम परिवर्तन करके ओडिया कर दिया गया। ठीक है, ओडिया कर दिया गया। उड़िया भाषा का नाम परिवर्तन कब किया गया? तो 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। और क्या क्या कर दिया गया? नाम ओडिया कर दिया गया। ठीक है जी। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, विश्व हिंदी सम्मेलन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन से एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन बनेंगे, आगे भी बनेंगे। पहले भी बने हैं एग्जाम में, आगे भी बनेंगे, तो निश्चित रूप से याद करके चलेंगे। हम कोशिश करेंगे, आपको भी याद कर रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य यूएनओ। ठीक है, यूएनओ एक संस्था है, वर्ल्ड, ठीक है, यूएनओ एक संस्था है। उद्देश्य यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना है। ठीक है, हिंदी को स्थान दिलाना है। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना है। पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता है वो 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में क्या हुआ? संपन्न हुआ। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी तक 1975 को नागपुर में हुआ। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 को पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। ठीक है, ये स्थान ज़्यादा पूछा जाता है, डेट नहीं पूछी जाती, उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर स्थान जरूर से पूछा जाता है एग्जाम में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, पहला नागपुर देखा हमने, दूसरा मॉरिशस, तीसरा नई दिल्ली, चौथा और पांचवा हमें दे नहीं रखा है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताऊंगा आपको। छठवां जो है वो लंदन में है, सातवां सूरीनाम में हुआ, आठवां हिंदी सम्मेलन जो हुआ वो न्यूयॉर्क में हुआ, नौवां जो हुआ वो जोहान्सबर्ग में हुआ। ठीक है, जोहान्सबर्ग में नौवां हिंदी सम्मेलन हुआ। 10वां हिंदी सम्मेलन 2015 में भोपाल में हुआ। 11वां 2018 में हुआ, वो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में हुआ था। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 2021 में मध्य प्रदेश के देवास में होगा। ठीक है, होगा। तो अभी तक मॉरिशस में 3 बार जो हुआ है वो सम्मेलन हो चुका है, हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में। ठीक है, इतना हमने देख लिया। आगे देखते हैं परीक्षा से उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जो बनते हैं। वो हैं, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश मानी जाती है, पाली मानी जाती है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। ठीक है, अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा है इन्होंने। अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? तो संक्रांति काल कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के मध्य के समय को कहा जाता है संक्रांति काल। बांग्ला, बिहारी, उड़िया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? ये मागधी, जो मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से आपको बताया है, कौन सी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, मैंने वहाँ अच्छी पूरी डिटेल से बताया आपको, वहाँ आप वो वीडियो ज़रूर से वॉच करना। ठीक है, एक क्रम से चलेंगे आगे को। तो पहले पुरानी वीडियो जो पहले अपलोड की है वो ज़रूरी देखनी ज़रूरी है, उसके बाद ये वाली वीडियो आप वॉच करना। बनारस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है काशिकी। ठीक है, बनारस क्षेत्र की हिंदी का प्रथम कवि शरपाद को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक था नहुस। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्री लाला श्रीनिवास दास जो इसके लेखक हैं। ठीक है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती, जो किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। ये चंद्रबरदाई इनके लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य इम्पोर्टेंट है, याद करके चलेंगे। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है समाचार सुधावसरण। ठीक है, समाचार सुधावसरण। ठीक है, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावसरण। हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पद्मावत। हिंदी की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर।
जो कि किसकी है, हिंदी की प्रथम नहीं, प्रेमचंद की है। हाँ, मेरे माइंड में वही आ रहा था, प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर। ठीक है, हिंदी की प्रथम कवित्री है मीराबाई। ठीक है, अगर पूछा जाता है हिंदी की प्रथम कवित्री कौन थी तो मीराबाई थी। तार सप्तक में सम्मिलित महिला कवियत्री, देखो मैंने अभी बताया ना आपको, ऊपर तार सप्तक में पूछ सकता है, आगे ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो वो थी शकुंतला माथुर और सुमन राजे। ठीक है, ये दो महिलाएं किसमें थी, तार सप्तक में सम्मिलित थी। मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास था। ठीक है, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, प्रथम कवित्री थी ना मीराबाई, तो उससे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो उनके गुरु का नाम था रैदास। तुलसीदास के गुरु थे, उनका नाम था नरहरि दास। ठीक है, और वैशेषिक जो दर्शन के प्रवर्तक हैं वो कणाद को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कणाद। ठीक है, अष्टसाप के कवि दे रखे हैं यहाँ पे और उनके शिष्य दे रखे हैं। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के शिष्य और विट्ठलनाथ के शिष्य यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसको याद करना है। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक बन सकती है वो देखते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य देखेंगे हम पहले, कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास। ठीक है, तो इसके पहले तो हमने एक एक चीज़ नोटिस कर ली, दास दास लगा है चारों में। ठीक है, कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास और कृष्णदास। कुंभ, परमानंद, सूरदास और कृष्ण। ठीक है, और ये या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये पहले वाले इनके जो वो हैं वो पकड़ें आप। बौ को पकड़ लिया, बौ से वल्लभाचार्य के शिष्य, कु से कुंभनदास, पौ से परमानंद, सु से सूरदास, कृष से कृष्णदास। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे विट्ठलनाथ के शिष्य, विट्ठलनाथ के शिष्य देखेंगे। ठीक है, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। ठीक है, ये देख लिया हमें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो दोनों क्लास मैंने करवाई हैं मैं इनके एमसीक्यू करवा दूंगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, मैं पीछे बुक में दिए हुए हैं, मैं वो भी करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, हिंदी भाषा का विकास देखा, क्रम देखा और विभिन्न संस्थाएं देखी, जो विभिन्न संस्थाएं हिंदी भाषा राजभाषा आयोग हमने देखा। ठीक है, और हिंदी भाषा का उल्लेख देखा संविधान में, और हिंदी भाषा के अंतर्गत 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, 8वीं अनुसूची देखी हमने। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा आप वो अच्छे से याद कर लेना, नागरी प्रचारणी सभा। ठीक है, 1893 जो हमने देखी थी, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, हमने 3 वो देखे थे उनके संस्थापक। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936, अखिल भारतीय हिंदी संस्था। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये संस्थाओं से। ठीक है, अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। उसके बाद है अखिल भारतीय हिंदी संस्थान 1964, अखिल भारतीय हिंदी संस्थान 1964। नागरी लिपि परिषद 1975 है, नागरी लिपि परिषद 1975। राजभाषा आयोग 7 जून 1955, इसको तो निश्चित ही याद रखना है। ठीक है, 7 जून 1955 राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। संसदीय राजभाषा समिति जो भी गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में 1957 में बनी थी। राजभाषा अधिनियम 1963 और 1967 में पारित हुआ था। साहित्य अकादमी की शुरुआत 1954 से हुई थी। ठीक है, तो ये संस्थाओं को आप जरूर से याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। सिंगल लाइनर है, फैक्ट टू फैक्ट इसमें पॉइंट दिए गए हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण एक बुक मानी जाती है। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, और चैनल से जुड़े रहें और अच्छा सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और एग्ज़ाम निकालने के लिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच आज की वीडियो वॉच करने के लिए।